जायंट वाटरमेलन टैंकर। हरियालीपुर गांव में किशनलाल नाम का एक तरबूज का व्यापारी रहता था। वह हर रोज गांव में घूमकर तरबूज बेचता था। एक दिन गांव की एक औरत पानी का घड़ा लेकर आती हुई नजर आती है। वह औरत किशनलाल के पास आकर कहती है, भाई साहब, एक तरबूज देना। बहन जी, एक तरबूज 30 रुपए का है। 20 रुपये में दीजिए ना। ठीक है बहन जी, लीजिए। मगर आप ये पानी कहाँ से ला रही हैं? गांव में पानी की कमी है क्या? हाँ भैया, पानी के लिए हमें रोज 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। कई बार बीच रास्ते में ही पानी गिर जाता है, फिर हमें बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है भैया। आपके गांव में कोई नहीं है जो इस समस्या का हल निकाल सके? आज से 10 साल पहले मोहनलाल नाम का एक बड़ा आदमी रहता था। उसने पानी की ये समस्या देखकर हर गांव में पानी की टंकी बनवाई थी। गांव में किसी को भी कोई समस्या हो, वह सबकी मदद करता था। गांव में गरीब लोगों को कपड़े और खाने का सामान देता था। तब हम सब गांव वाले अच्छे से खुशी खुशी रहते थे। पर अब देखो, ये गांव का हालत कैसा हो गया है। क्यों, क्या हुआ था? आपको मदद करने वाला मोहनलाल जी अब कुछ नहीं कर रहे हैं? मुझे ठीक से नहीं पता है, मगर गांव के लोगों का कहना है कि वह आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। उनका व्यापार में बहुत नुकसान हो गया था। इसी चिंता से वह आदमी बीमार हो गया था और कुछ दिन के बाद इस दुनिया से गुजर गया। आप इस गांव में कब से हैं? इस गांव में आए 5 साल हुआ है। मेरी शादी इसी गांव में हुई है। जब हम रोज पानी लेने दूर जाते थे, तब गांव के लोगों में यही चर्चा होती थी। अभी भी मोहनलाल जी को सब गांव वाले भगवान मानते हैं। ठीक है बहन जी, हम आपसे इस तरबूज के पैसे नहीं लेंगे। आप खुशी से इसे ले जाइए और हम कोशिश करेंगे कि इस पानी की समस्या का कोई हल निकालें। यह कहकर किशनलाल वहां से चला जाता है और घर जाने के बाद सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। सुनो सावित्री, आज मैंने पिताजी के बारे में बहुत कुछ जाना है। उनके अच्छे काम के बारे में सुना है। उस गांव के लोग अभी भी पिताजी को भगवान मानते हैं। आप तो कहते थे कि आपके पिताजी व्यापार में नुकसान होने की वजह से पीकर मर गए थे और आपके परिवार को बर्बाद कर दिया था। हाँ सावित्री, मेरे पिताजी के बारे में जो मेरा सोच था वो कितना गलत था। पिताजी को पूरे गांव वाले अपने दिल में भगवान की जगह दिया है और मैंने कभी भी उनकी इज्जत नहीं की। मुझे कुछ करना होगा सावित्री। उन गांव वालों की पानी की समस्या दूर करनी होगी, तभी मेरा मन शांत होगा। पिताजी गांव वालों की जैसे मदद करते थे, आप भी कुछ वैसा ही करिए। किशनलाल सोच में पड़ जाता है। उसे एक साथ अपना तरबूज का व्यापार और गांव वालों की मदद दोनों करना है। बहुत सोचने के बाद उसे एक अच्छा विचार दिमाग में आता है। क्यों ना मैं एक जायंट वाटर टैंकर को तरबूज के आकार में बनाकर पानी और तरबूज साथ में लेकर जाऊं। इससे मेरा व्यापार भी होगा और गांव वालों की पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। ऐसा सोचकर 2 दिन के बाद वापस वह जायंट वाटरमेलन टैंकर लेकर गांव में जाता है। किशनलाल आसपास के सारे गांव में जाकर लोगों की पानी की समस्या दूर कर देता है और साथ में तरबूज भी बेचता है। किशनलाल के इस काम से सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। किशनलाल मन में कहता है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, यह काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अब जहां भी हो, आपके आशीर्वाद हमें देना। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम मोहन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक सुंदर सी लड़की थी। मोहन बहुत अच्छे और संतोषी स्वभाव का किसान था। खेती करना उसका जुनून था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो पाता था। मोहन की पत्नी का नाम सुशीला था। वो मोहन के विपरीत बहुत गुस्से वाली थी। वो हमेशा मोहन को ताने देती रहती थी।
तुम सारी जिंदगी खेती ही करना। खेती से कुछ आमदनी तो होती नहीं है, बहुत मुश्किल से अपनी गुजर बसर चल रही है। शहर चले जाओ, वहीं पर कुछ काम देख लो, लड़की की शादी भी करनी है। अरे भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। इस बार खेती बहुत अच्छी होगी, हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार मोहन और उसके परिवार की जिंदगी आर्थिक परेशानियों में कट रही थी। कुछ समय बाद उस गांव में सूखा पड़ गया। बिना पानी के मोहन और उसके गांव के लोगों के खेत सूख गए। काम की तलाश में लोग शहर भागने लगे। तुम तो कुएं के मेंढक की तरह कुएं में ही रहना। अरे तुम शहर जाते क्यों नहीं? वहाँ पर जाकर कुछ काम धंधा कर लो। गांव के आधे से ज्यादा लोग काम की तलाश में शहर चले गए हैं। भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। अब मुझे धन कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। अगले दिन मोहन शहर के लिए रवाना हो जाता है। उसकी बीवी ने उसके रास्ते में खाने के लिए एक पोटली में गुड़ चने बांध दिए थे। गांव से शहर के रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। कुछ समय बाद दोपहर हो जाती है। तब मोहन जंगल के बीच से गुजर रहा था। मैं बहुत थक गया हूं और भूख भी लगी है। किसी पेड़ के नीचे आराम करता हूं। मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ चने खाने लगता है। मोहन जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है वो वास्तव में एक चमत्कारी पेड़ था। तभी एक आवाज आती है, हे पथिक, मुझे भी गुड़ चने खिलाओ ना। मोहन चारों तरफ देखता है, उसको कोई भी नजर नहीं आता। वो घबरा जाता है। कौन हो भाई? सामने आओ। भाई, तुम डरो मत। तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूं। मैं एक जादुई पेड़ हूं। मुझे तुम्हारे गुड़ चने खाने हैं। इनकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पेड़ भाई, तुम्हारा मुंह कहां है? मैं तुम्हें गुड़ चने कैसे खिलाऊं? तुम ऊपर देखो, तुम्हें मेरा मुंह नजर आएगा। तुम मेरे मुंह में गुड़ चने डाल दो। लो भाई, तुम गुड़ चने खा लो। मोहन ने सारे गुड़ चने पेड़ को खिला दिए। तुमने सारे गुड़ चने तो मुझे खिला दिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं पेड़ भाई, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। चमत्कारी पेड़ अपने जादू से एक भोजन की थाली मंगवाता है। उसमें काफी तरह के व्यंजन होते हैं। पेड़ भाई, जब तुम खुद इतना अच्छा खाना मंगवा सकते हो तो तुमने मेरे गुड़ चने क्यों खाए? मैं अपनी किसी भी जादुई चीज का उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे लोगों को करवा सकता हूं। पेड़ भाई, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, तुम इस जंगल के रास्ते कहां जा रहे हो? गांव में सूखा पड़ गया है, खेती सूख गई है। काम की तलाश में शहर जा रहा हूं। देखो मित्र, अब तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चमत्कारी जल और चमत्कारी बीज देता हूं। ये जल होदी में डाल देना। होदी पानी से लबालब भर जाएगी और कभी खाली नहीं होगी। और इन बीजों का उपयोग अपनी खेती में करना। तुम मेरे जादू और अपनी मेहनत से धनवान हो जाओगे। पेड़ भाई, तुम्हारी अति कृपा। मित्र, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम अपने जादू से मुझे सोना चांदी भी तो दे सकते हो, फिर इतना झाम क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है मित्र। सोना चांदी पाकर तुम आलसी और कर्महीन हो जाओगे। मैं नहीं चाहता मेरे मित्र में कोई कमी आए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जादू और अपनी मेहनत से धनवान बनो। मोहन जादुई जल और बीज लेकर गांव वापस लौट जाता है। जल को होदी में डाल देता है। होदी जल से लबालब भर जाती है और वो उन जादुई बीजों से खेती करता है। बहुत जल्दी ही अपनी मेहनत और पेड़ के द्वारा दी हुई चमत्कारी चीजों से मोहन धनवान बन जाता है। एक दिन पेड़ को धन्यवाद देने के लिए वो जंगल जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। तुम्हारी कृपा से मैं धनवान बन गया हूं। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? ये सब कर्मों का फल होता है। तुम्हारे कर्म अच्छे थे तो तुम धनवान बन गए। मेरे कर्म खराब थे, मैं एक पेड़ बन गया। मित्र, कुछ समझ नहीं आया, पूरी बात बताओ। मित्र, तुमसे क्या छिपाना। वास्तव में मैं एक बहुत सुंदर नवयुवक हूं। मेरा नाम भारत है। कई साल पहले एक ऋषि के श्राप के कारण मैं जादुई पेड़ बन गया। उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी। मैंने शरारतवश उनसे कह दिया, आप तो एक ऋषि हो, आपको तो छोले भटूरे। रसुलपुर गांव में रेखा नाम की एक शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका पति एक एक्सीडेंट में मर चुका था। रेखा को अमृता नाम की एक बेटी थी। रेखा के पति के गुजरने के बाद रेखा बहुत मेहनत करके अमृता का पालन पोषण करती थी। कुछ सालों के बाद अमृता बड़ी हो जाती है और कॉलेज में पढ़ती है। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने अमृता को ऑफिस रूम में बुलाकर कहा, क्या बात है अमृता, कॉलेज की फीस अभी तक नहीं भरा और एग्जाम का दिन भी नजदीक आ रहा है। सॉरी सर, घर का सिचुएशन खराब है, माँ का तबीयत भी थोड़ा खराब है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, एग्जाम के पहले ही पूरी फीस पे कर दूंगी। ओह रियली? देखो अमृता, तुम एक अच्छी और ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। घर के सिचुएशन से तुम्हारी पढ़ाई खराब ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम देता हूं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अमृता निराश होकर घर लौटती है। क्या हुआ बेटी, क्यों उदास है? कुछ नहीं माँ, आपने दवाई लिया है ना? हाँ बेटा, अब मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ, कल से वापस काम पर जाऊंगी। नहीं माँ, अब से आप कोई काम नहीं करेंगे। बेटा, तो फिर घर कैसे चलाएंगे? तुम्हारा पढ़ाई पूरा होने के बाद तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, तब तक तो घर चलाना पड़ेगा ना बेटा। हाँ माँ, अब से मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी। बेटा, मगर तुम्हारी पढ़ाई? फिक्र मत करो माँ, वह भी हो जाएगा। बेटा, मुझे छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। फिर माँ, रात में क्यों, कल सुबह ही बना देती हूँ। क्या पता कल हो या ना हो, किस चीज़ में मन करे वह कर देना चाहिए बेटा। ठीक है माँ, 20 मिनट में बनाती हूँ। अमृता छोले भटूरे बनाकर मां को देती है। दोनों खाकर सो जाते हैं। आधी रात होने के बाद घर में एक चोर आता है। वह चोर बहुत भूखा था। वह चोरी करने से पहले कुछ खाने के लिए है क्या सोचकर किचन में जाकर देखता है। वह छोले भटूरे देखता है और बड़े मजे से उसे खाकर बहुत खुश हो जाता है। वाह, क्या मस्त बनाया है। इतने साल से बहुत घरों में चोरी से खाया था, मगर ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। वाह भाई वाह, मजा आ गया। बाद में चोर ने चोरी करने के लिए पूरा घर देखा। सब जगह खाली खाली दिखता है। तब चोर सोचता है कि ये लोग बहुत ही गरीब हैं शायद। इतना बढ़िया खाना खिला दिया इन लोगों ने, इनकी गरीबी हटाना है। सोचकर उसने पैसा सोना पूरा उस घर में रख देता है और खिड़की से चला जाता है। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद मां और बेटी दोनों घर में पड़े हुए पैसे और सोने को देखकर चौंक जाते हैं। उस दिन के बाद मां बेटी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं।